बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तीसरा लेक्चर है आपका, ठीक है ना। और इसमें अभी पिछले 2 लेक्चर में हम आपको जो चीज़ें बताए हैं उसी में कल जो बताया था लास्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था और टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन के बारे में बताया था। उसी के आगे कुछ चीज़ें रह गई हाइब्रिडाइजेशन में, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, ये आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी एटम का, ये आपने कल देखा है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है कि लोन पेयर इसके पास है कि नहीं है, ये कैसे पता करें, है ना, थोड़ा सा होता है ना इसमें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जहाँ बात हो रही है और कार्बन एटम की बात हो रही है, तो उसमें तो बिल्कुल बहुत सीधा सा मान के चलिए आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन होगा, है ना। और कार्बन ही क्या होगा इसमें, मान लीजिए सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं वो कौन सा है, कार्बन एटम, और वही क्या है सेंट्रल एटम। क्यों कहते हैं उसको सेंट्रल एटम, क्योंकि जिस एटम से अदर कई एटम्स जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, ठीक है ना। तो ये जो इस केस में कार्बन क्या होगा, सेंट्रल एटम। तो जिस कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कितने उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए। बाकी पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी हम एक लोन पेयर कंसीडर करते हैं, है ना। अगर एक नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब कि 1 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज दिखेगा आपको, क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता करें है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनना, अगर कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है या कार्बन एटम पाई बॉन्ड बना रहा है या कार्बन एटम पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मान के चलिए कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं की संख्या 0 होगी। सीधा सीधा आइडिया क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम की अगर हम बात करेंगे जिसका कि हाइब्रिडेशन निकालना है, तो उस कार्बन एटम के द्वारा अगर पाई बॉन्ड बनाया जा रहा है या उस पर पॉजिटिव चार्ज है या उस पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मान के चलिए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी, ठीक है ना, क्लियर। अब सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, सेंट्रल एटम जितने अदर एटम से जुड़ा होगा उतने तो सिग्मा बॉन्ड तय है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, यानी कि कार्बन एटम, है ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू कार्बन और सेंट्रल एटम, है ना। सेंट्रल एटम या कार्बन एटम ही सेंट्रल एटम है, से कितने अदर एटम जुड़े हैं उतने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या सीधे ऐसे निकाल लोगे। लोन पेयर कितने हैं, अगर लोन पेयर बना हुआ है उसमें तो ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है या ऑड इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड बना रहा है, तो फिर उसमें लोन पेयर की संख्या 0 हो जाएगी। किसके केस में, कार्बन के केस में, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज अगर है तो एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो इस तरह से आप इन सब की संख्या जब पता लग जाएगी आपको, इनकी संख्याओं का योग जो होगा सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इनका सम अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो इसके बेस पर आप हाइब्रिडाइजेशन तय करेंगे। यहां तक आपकी बात हो गई। फिर हमने आपको बता दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी तय करेगा, नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें पता है तो
परसेंट एस करेक्टर पता रहेगा, और परसेंट एस करेक्टर पता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता हो जाएगी, नहीं है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एप्लीकेशन है किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस करेक्टर। तो अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसमें परसेंटेज करेक्टर कितना होगा? 50%। इसमें परसेंटेज करेक्टर 33.33, इसमें परसेंटेज करेक्टर 60, इसमें 25% होगा ना, इसमें 33.33% होगा। तो परसेंटेज करेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है? तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होगा इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है। परसेंटेज करेक्टर ज्यादा का मतलब कि ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगी, जिसमें परसेंटेज करेक्टर कम होगा वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगी, है ना? क्लियर? तो ये बॉन्ड लेंथ को भी प्रभावित करेगा, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ को भी प्रभावित करेगा, बॉन्ड एंथैल्पी को भी प्रभावित करेगा। जैसे sp3 हाइब्रिड कार्बन से, ये भी sp3 है, ये भी sp3 कार्बन है, और ये भी कैसा है? sp3 कार्बन है। यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा, और ये sp2, बाकी ये इसी से जुड़ेगा ना। C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, नहीं है? तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कार्बन कार्बन sp3 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा इसकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड बन रहा है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें अगर हम लोग, तो क्या देखेंगे आप? इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उससे कम इसमें होगी, और इससे कम इसमें होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका साइज ज्यादा है sp3 का, इससे sp2 से, और sp2 का साइज sp से ज्यादा है, नहीं है? तो साइज बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी, और परसेंटेज करेक्टर भी क्या है? यहाँ कम है, परसेंटेज करेक्टर कम है तो न्यूक्लियस से इसकी दूरी होगी, नहीं होगी? जहाँ परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है वहां न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ कहाँ आएगी? इस केस में। इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें। यहाँ आता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी आती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, यहाँ आता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना? ये बॉन्ड लेंथ में देख रहे हैं चेंज आ रहा है ना, घट रही है। क्यों? परसेंटेज करेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगी, है ना? इनकी साइज भी छोटी होगी ना sp की, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात करें, यहां पर किसकी बात करी थी हमने? कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात की थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ में क्या हो सकता है कि एक कार्बन, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, sp2 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, sp हाइब्रिड कार्बन से
हाइड्रोजन जुड़ा हो। तो अगर हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसकी कोई बॉन्ड लेंथ होगी। यहां भी हाइड्रोजन एटम बना रहा है बॉन्ड किसके साथ? सिंगल बॉन्ड sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ नहीं बना रहा है। यहां पर sp हाइब्रिड कार्बन के साथ बना रहा है, यानी कि इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन एटम की s ऑर्बिटल और कार्बन एटम की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग ले रही है। यहां पर हाइड्रोजन एटम की s एटॉमिक ऑर्बिटल और कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रही है। यहां पर हाइड्रोजन एटम की s एटॉमिक ऑर्बिटल और कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रही है। और आपको पता है कि इस sp3 हाइब्रिड कार्बन की जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी उसकी साइज बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू sp2, और sp2 की साइज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, नहीं होगी? तो यहाँ साइज इसकी ज्यादा है तो इनके बीच बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहाँ साइज घट गई sp2 की, s तो वही है सब में है, sp3 sp2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रही हैं उनका हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ भी चेंज होगी। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आती है 1.09, यहाँ आती है 1.08, यहाँ आती है 1.06 एंगस्ट्रॉम। ठीक है? तो क्या देख रहे हैं आप कि sp3 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है उससे ज्यादा है, और sp2 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो sp हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है, नहीं है? तो क्यों घट रहा है ये बॉन्ड लेंथ? क्योंकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा है, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, साइज छोटा होगा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, नहीं होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? अच्छा, बॉन्ड लेंथ का रिलेशन किससे है? बॉन्ड एनर्जी से है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसमें देखिए बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती जाएगी उसको ब्रेक करने में एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगेगी, नहीं होगी? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी में क्या रिलेशन है? उल्टा। बॉन्ड एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना? तो आपको क्या लगता है यहां पर सबसे कम एनर्जी लगेगी? नहीं लगेगी? यहां उससे ज्यादा लगेगी, यहां उससे ज्यादा लगेगी। इसकी बात करेंगे अगर तो यहां पर इसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम, फिर से ज्यादा इसमें, और यहां सबसे ज्यादा लगेगी, नहीं? तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को भी आप बता सकते हैं कि कहां पर बॉन्ड एनर्जी का मान ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा। इसमें जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आती है वो 354 के आसपास आती है, और ये आती है 610 किलो जूल पर मोल। यहां पर ये आती है करीब 827.6 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, इसके आसपास ये बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू आती है। किस केस में? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें कि दोनों कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। यहां पर दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, ठीक है ना? यहां पर यहां दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। इनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ये आती है, ठीक है? एक का और आपसे बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एटम्स के बीच में, उसमें
कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल और कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, उसकी संख्या कैसे बताएंगे, है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम बता रहे हैं आपको। मिटा दे इसको। आपको ये बताना है, अब ये समझना है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई हम ले लेते हैं। हमने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया CH4, राइट। इसमें किसके किसके बीच में फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एटम्स के बीच में, उस बॉन्ड फॉर्मेशन में कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं और कितनी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये बताना है, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, C2H6, इथेन की बात करेंगे। ये मीथेन की बात कर रहे हैं पहले, फिर इथेन की बात करेंगे, फिर C2H4 एथेन की बात करेंगे, और फिर C2H2 यानी कि एथ आयन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं इसको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो C2H2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हैं सभी के हमने, है ना। अब हम लोग को क्या बात करनी है कि इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और कितनी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, काउंट करना है। चलिए इसमें देख लीजिए। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। कौन, कार्बन एटम। इसका मतलब कि कार्बन एटम के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे ओवरलैप करेगी, हाइड्रोजन एटम की s एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि प्योर s एटॉमिक ऑर्बिटल से भाग ओवरलैप करेगी, है ना। तो हाइड्रोजन एटम की कौन सी, s प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेगी, और कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग लेगी, तब एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बन की एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की प्योर s एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो जितने हाइड्रोजन एटम है उतनी प्योर s एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, ठीक है। और कार्बन सेंट्रल एटम जिससे जुड़ी है, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, उसके पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4। तो इसमें, इस केस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी हो गई, 4। इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग ले रही हैं उनकी संख्या कितनी हुई, 4। और ये दिख रहा है इधर का, नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी हो गई, 4 नहीं हुई, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, प्रत्येक हाइड्रोजन की s एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रही है, ठीक, क्लियर। दूसरा, इस मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग ले रही हैं और कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रही हैं, ठीक है, तो आप बताना, इसमें बताइए कितनी होगी, हैं 8 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी ना, C सिंगल बॉन्ड C, H H H H H H। तो बोलिए, कार्बन का हाइड्रोजन sp3, ये sp3 है तो इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी, ये भी sp3 है तो इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी। हाइड्रोजन के पास
प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होगी। ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी हो गई? 4 ये 4 ये 8। और एटॉमिक ऑर्बिटल 6 1 2 3 4 5 6। अब इसको बताइए C2H4 C डबल बॉन्ड C H H H H sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। इस कार्बन के पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल हुई? 3 इसके पास 3 इसके पास। चलिए 6 हो गई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगी। अब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स 4। यही गलती होनी थी, इसलिए तो पूछ रहे हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बनेगा। सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में, उसमें एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन की, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन की ओवरलैप करेगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करेगी। पाई बॉन्ड जो बनेगा वो कैसे बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनेगा, वो प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। जब लेटरली ओवरलैप करेगी, इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड बना है वो किससे बना है? इस कार्बन एटम की एक प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल और इस कार्बन एटम की एक प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। तो इस कार्बन की एक प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल और एक इस कार्बन की दो प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गई। हाइड्रोजन की इस हाइड्रोजन की एक, तो 4 2 और 2 4 और 2 6, तो टोटल कितनी है? 6। ये भाई क्लियर? यहां मिस्टेक होने की संभावना रहती है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया है ना। नेक्स्ट इसमें निकालिए, इसमें देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C H H। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होंगी कुल? बताओ भाई। 4 होगी ना। sp 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 से 2 यहाँ 2 यहाँ 4। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी है जो बॉन्ड फॉर्मेशन भाग ले रही हैं? 6। बोलो 6 ना कि 4? पांडे जी देखिए, एक सिग्मा एक पाई और ये एक पाई दूसरा पाई, तो ये सिग्मा किससे बनेगा आपको पता है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। तो दो इसकी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, 2 इसकी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। ठीक है, जिसमें से एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसकी, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करेगी, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और बाकी 2 पाई बॉन्ड बनने के लिए 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल इसकी इन्वॉल्व होंगी कि नहीं होंगी? इस कार्बन के द्वारा 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो 2 पाई बॉन्ड बनने के लिए 2 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस कार्बन के द्वारा भी 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, है ना। तो इस कार्बन के बीच 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसके भी 2 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल और इसकी 2 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगी कि नहीं होंगी? तभी तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। जब इस कार्बन एटम की 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल इस कार्बन एटम की 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल से लिटरली ओवरलैप करेगी, तब तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो 2 इसकी p एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 इसकी p एटॉमिक ऑर्बिटल 4, एक हाइड्रोजन की s एटॉमिक ऑर्बिटल, एक इस हाइड्रोजन की s एटॉमिक ऑर्बिटल, 4 और 2 6। तो इसमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या 6 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रही है इस मॉलिक्यूल में। इज इट क्लियर? यस। क्यों भाई? तो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें अच्छा बनता है ना, कि अगर आ जाए कि इसमें कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रही हैं कुल, और कुल कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग ले रही हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं। अब
लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना, जरा चूकी और गलती हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हाइब्रिडाइजेशन का हमने जितना संभव था चीजें एप्लीकेशन उसका बता दिया आपको। अब हम लोग बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। ये नोट कर लिया क्या? ठीक। होमोलोगस सीरीज जानते हैं? कोई डिफाइन करेगा? डिफाइन करेगा कोई होमोलोगस सीरीज को? नहीं, करिए। जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जो कि 14 मॉलिक्यूलर वेट से डिफर होता है, और CH4। सीधी सी बात, ठीक कह रहे हो आप। चलिए, जैसे ये तो आपको पता है ना कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऐसा समूह, उसी को क्या बोलेंगे? ग्रुप या सीरीज। किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज या ऐसा समूह जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जैसी हो, सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सेम होती है। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंज आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंज आएगा एक मेंबर से दूसरे मेंबर में, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। दूसरा पॉइंट क्या होगा? अगर इस सीरीज के दो निकटवर्ती मेंबर्स में देखेंगे तो क्या होगा? CH2 का अंतर मिलेगा। ये जो कंपाउंड की सीरीज है उसमें क्या है? दो निकटवर्ती, दो सक्सेसिव कंपाउंड्स में CH2 का अंतर होगा। किसका अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। किसमें? दो निकटवर्ती, हाँ, निकटवर्ती मेंबर्स। ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि जो ये सीरीज होती है, इस सीरीज के जो मेंबर होते हैं उसमें एक उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। सीरीज का क्या होगा? एक जनरल फॉर्मूला होगा। नहीं, अब वो डिपेंड करेगा कि सीरीज कौन सी है। बहुत सारी सीरीज है, एक नहीं होगा, हर सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक है ना? क्लियर? तो ये कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। फिर से सुन लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा समूह, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा समूह या ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें सभी मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम हो। दो निकटवर्ती मेंबर्स के बीच CH2 का अंतर हो। और तीसरा क्या? इनका एक जनरल फॉर्मूला होगा जिसे ये फॉलो करेंगे, है ना? यानी कि ऐसी सीरीज जिसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, इस सीरीज के दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होती हैं, वो होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और इस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं होमोलोग्स। क्या बोलते हैं? होमोलोग्स। किसको बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक मेंबर को क्या बोलते हैं? होमोलोग्स। और इस फिनोमिना को बोलते हैं होमोलोगी। इस फिनोमिना को होमोलोगी बोलते हैं। ठीक है।
और होमोलोगस सीरीज किसे बोलते हैं? जिनकी केमिकल कंपाउंड्स का एक ग्रुप है या एक सीरीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा तभी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इनका क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप सभी में क्या होगा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो इनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे, है ना? तो ऐसी सीरीज या ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा समूह जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज होता है ना? तीसरा, ये एक जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं और होमोलोगस सीरीज के प्रत्येक दो निकटवर्ती मेंबर के बीच CH2 का अंतर होता है, ठीक है ना? ये पॉइंट्स हैं। होमोलोगस सीरीज की विशेषता ये है, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, दो निकटवर्ती, याद रखना, दो निकटवर्ती मेंबर्स, है ना? ये नहीं कि एक मेंबर पहले नंबर का ऊपर टॉप का ले लो, दूसरा बॉटम का ले लो, नहीं, सीरीज के दो निकटवर्ती मेंबर्स, हाँ, के बीच CH2 का अंतर मिलेगा। कोई भी होमोलोगस सीरीज होगी, है ना, उसमें CH2 का अंतर मिलेगा। और प्रत्येक होमोलोगस सीरीज एक जनरल फॉर्मूला होता है, को फॉलो करती है, उसका मतलब एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन, ये एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है? जैसे हम लिखते हैं, देखो, CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ठीक है? ये क्या है? 1 2 3 4, ये चार ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए ना हमने। इसी तरह और आगे भी लिख सकते हो आप, इसी तरह और भी आगे लिख सकते हो। तो ये कंपाउंड्स का ये क्या है? सीरीज है ना? या क्या ये कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक समूह है? तो इस समूह में आप क्या देख रहे हो? सभी क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, पहली बात। दूसरा क्या है? इनके दो निकटवर्ती मेंबर्स के बीच कितने का अंतर है? CH2 का। इन दो के बीच में कितने का अंतर है? CH2 का। इन दो के बीच में कितना अंतर है? CH2 का। तो यही हमने कहा था ना कि सीरीज के कंपाउंड का ऐसा समूह या ऐसी सीरीज जिसमें दो निकटवर्ती यौगिकों के बीच CH2 का अंतर है, तो CH2 का अंतर है, ठीक है ना? क्योंकि ये सब एल्केन्स हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, एल्केन्स की सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, ठीक है? दूसरा, इनका जनरल फॉर्मूला एक निश्चित होगा। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n+2 होगा, ठीक है ना? तो ये क्या है? एक होमोलोगस सीरीज है। तो एल्केन जितने हैं वो सब मिलकर के एक होमोलोगस सीरीज का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनका एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इनमें दो निकटवर्ती मेंबर के बीच CH2 का अंतर है। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, किसी में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो किसी में नहीं है, है ना? ठीक है ना? क्लियर? दूसरा, अब हम लेते हैं क्या? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दूसरी होमोलोगस सीरीज लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहां पर एल्कोहल लिखते हैं। एल्कोहल अगर लिखेंगे तो CH3CH2OH लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने, है ना? लिख दिया। इसके ऊपर और कोई लिख दे, एक और एल्कोहल लिख दे। चलिए, CH3CH2OH लिख दिया,
CH3 CH2 CH2 OH लिख दिया, CH3 CH2 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 OH लिख दिया। तो ये जो कंपाउंड है सभी में फंक्शनल ग्रुप कैसा है? सेम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। इन्हीं दो निकटवर्ती कंपाउंड्स के बीच अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा यहाँ? देख लीजिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CH4O या CH3 CH4 लिख दो ना, CH4O लिख दो। इसका क्या लिखोगे? C2H6O। अरे 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, कार्बन 2 C2H6O। इसका क्या लिखोगे? C3H7O। क्यों? C3H8 3 2 5 2 6 और 1 7 ही तो हो रहा है, नहीं 3 2 5 2 7 और 1 8। H8 कार्बन 1 2 3 C3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। C4 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 तो 9 और 1 10 H10O। क्यों भाई? तो इसमें अंतर निकालिए जरा, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? CH2 का आ रहा है, इसमें कितने का आ रहा है? CH2 का। इसमें कितने का आ रहा है? CH2 का आ रहा है। नहीं आ रहा है? केमिकल फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। CH2 का अंतर है दो निकटवर्ती मेंबर्स के बीच में। इनका जनरल फॉर्मूला भी एक कोई होगा निश्चित। अब क्या होगा देखो, एल्कोहल कैसे बनेगा? CnH2n+1। एक H हटाया भाई, एल्केन का क्या है? एक H हटा के OH जोड़ दो। एल्केन का एक H हटा करके OH जोड़ दो। अरे मीथेन का एक H हटाया OH जोड़ा, इथेन का एक H हटाया OH जोड़ा, तो एक H कम कर दो इसमें से। एल्केन के एक H कम किया तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1 और OH। So this is the general formula of alcohol, है ना? तो इसी जनरल फॉर्मूला को ये सब फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे? अगर मिला के लिखना है तो क्या लिख दोगे? CnH2n और +1 ये है, एक H और ये आ जाएगा तो CnH2n+2O। नहीं होगा? अथवा इसको क्या लिख सकते हो? CnH2n+2O। हो गया? तो इसका भी वही फॉर्मूला है जनरल, नहीं है? ये भी इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, ये भी इसी जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, ये भी इसी जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। नहीं कर रहा है? क्लियर? तो ये सब क्या है? ये एल्कोहल भी एक होमोलोगस सीरीज है, एल्केन दूसरी होमोलोगस सीरीज है। इसी तरह एसिड की, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले हम, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। एक H हटा करके COOH जोड़ देंगे तो ये जनरल फॉर्मूला किसका? ये भी लिख सकते हो। अब इसको कंबाइन करके लिख लो तो क्या लिखोगे? याद रखने के लिए बता रहे हैं आपको, एक H हटाया और फंक्शनल ग्रुप जोड़ा, ठीक है? जो भी जोड़ रहा है उसको जोड़ा तो क्या हो जाएगा इस केस में? CnH2n+2 CN+1 कर लीजिए और O2 कर दीजिए। ये करना पड़ेगा, O2 कर दीजिए और CN+1 कर लीजिए। और बेटर ये है, इसी को आप याद रखेंगे ज्यादा अच्छा है ना? CN+1 H2n+2O2, इसको ये भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर ये है आप ये लिखिए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आप इसका निकालेंगे ना तो सभी में ये इसको फॉलो करेगा, करके देखोगे इसको फॉर्मूला को फॉलो करे। कौन? एल्कोहल की। और एसिड का लिखना है तो एग्जांपल लिख दीजिए, क्या लिखोगे? HCOOH। ये फॉलो करेगा? नहीं करेगा?
करेगा। n का मान यहाँ 0 हो जाएगा, n का मान 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 0 रखो, 0+1 इसी में रख लो चाहे इसमें रख लो, कहीं पर रख लीजिए, वही आएगा। यहां रखोगे तो क्या आएगा, C0 H2 इंटू 0 प्लस 1 फिर COOH, तो फाइनली क्या ये 0 हो गया, H 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा H 1 होगा कि नहीं होगा यहाँ, और OCOH H 1 C 1 2 O और 1 H, HCOH आया कि नहीं आया, ये फॉलो कर रहा है, इसका फॉर्मूला नहीं कर रहा है, कोई भी लिख लीजिए आप CH3 COOH, ये भी फॉलो करेगा। किसको, चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, सेम है ना। लेकिन बेटर तरीका ये है याद करने का किसी भी होमोलोगस सीरीज का कि एल्केन लेके चले, एल्केन का एक H हटाया तो एल्कोहल की बात कर रहे तो एक OH जोड़ दिया, है ना। अमीन की बात करोगे तो एक H हटा के NH2 जोड़ दिया, है ना। इस तरह से आप किसी का भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हो, उसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर। होमोलोग किसे कहते हैं, होमोलोगस सीरीज का प्रत्येक मेंबर होमोलोग कहलाता है, और होमोलोगी इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं होमोलोग। क्लियर। चलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें हम मीथेन मॉलिक्यूल का ले लेते हैं, ठीक है ना। बुक्स में अक्सर लिखा रहता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, उसकी बात करते हैं। बता देना, इसी तरह एल्कीन का बन जाएगा, क्यों, एल्कीन का भी तो बना लोगे होमोलोगस सीरीज का। एल्कीन होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, एल्काइन का CnH2n -2, ठीक है ना। इसी तरह से आप बनाते जाइए। भाई एल्कीन कब बनेगा, जब 2 हाइड्रोजन उससे निकलेंगे, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन जब निकलेंगे तब डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे एल्केन से, तो एल्कीन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बोला, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मीथेन मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो मीथेन में आपको पता है CH4 कि टेट्राहेड्रल शेप होता है, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ये पता है आपको, है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसको 3D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ये इसको बोलते हैं सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन, इसको बोलते हैं डैश्ड वेज, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, ठीक है।
इसको बोलते हैं डैश्ड वेज, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, इसको बोलते हैं सॉलिड लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं सॉलिड लाइन। इससे H जुड़ा, इससे H जुड़ा, इससे H जुड़ा और इससे H जुड़ा। अब समझिए आप, ये सॉलिड लाइन का मतलब है कि ये जो बॉन्ड हैं वो पेपर के जो प्लेन है उसी प्लेन में है। ये सॉलिड लाइन ये प्रदर्शित करती हैं इसको, उन बॉन्ड को, बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये जो डैश्ड वेज है इसमें जो बनाया ना आपने डैश डैश करके, इसका मतलब है कि ये डैश्ड वेज का यूज कहाँ करते हैं, ये उस बॉन्ड को बताता है, चाहे सॉलिड वेज हो चाहे डैश्ड वेज हो। ठीक है ना, वेज के द्वारा अगर आप प्रदर्शित कर रहे हैं किसी बॉन्ड को, इसका मतलब है कि वो प्लेन में नहीं है। पहली बात समझना, चाहे वो डैश्ड वेज हो चाहे सॉलिड वेज हो, लेकिन वेज के द्वारा अगर किसी बॉन्ड को दिखाया गया है तो इसका मतलब है कि वो प्लेन में नहीं है, क्या है, प्लेन से बाहर की तरफ है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, तो अब ये डैश 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 कर दिखाने का मतलब क्या है, कि ये ऑब्जर्वर के अपोजिट जा रहा है। ठीक है ना, और ये बॉन्ड क्या है, ये अवे फ्रॉम द, दिस इज द बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या है, जो सॉलिड वेज है वो कह रहा है कि बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। और एक चीज ध्यान रखिए, जो वेज होता है, वेज का जो चौड़ा हिस्सा होता है, ब्रॉड एंड पार्ट, ब्रॉड पार्ट ये है ना, इसमें इसका ब्रॉड पार्ट क्या है, ये है। तो ब्रॉड पार्ट हमेशा ऑब्जर्वर की ओर होता है। आप इसमें कभी कभी आप लोग के दिमाग से निकल जाता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं था, ऐसे 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 तो नहीं था, है ना, कहीं ये ऐसे तो नहीं था, नहीं। इसमें देख रहे हैं आप, ये अंदर की तरफ ये बनाया, यहाँ पर ये बनाया, क्यों ऐसा है, ब्रॉड एंड हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होगा। तो ये यहाँ क्यों बना है पता है, और ये यहाँ क्यों बना है, आप कहोगे इसको भी इस तरह बनाए होते, क्यों, वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो वो ऑब्जर्वर मान लीजिए है, ये प्लेन है, अब प्लेन से दूर जा रहा है, यहाँ ऑब्जर्वर है, खड़ा है, तो ऑब्जर्वर यहाँ है, तो इससे दूर जा रहा है ना, तो उस तरफ जा रहा है, तो यहाँ रहेगा ना ब्रॉड एंड, नहीं रहेगा। अब इससे ये क्या है, ऑब्जर्वर की ओर है ये, तो ब्रॉड एंड इसकी तरफ रहेगा। ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो ब्रॉड एंड यहाँ, और वो सकरा पार्ट है वो बाहर की तरफ है ना, इसलिए ऐसा बना है। और डैश्ड का मतलब है कि दूर ब्रेक हो रहा है, जा रहा है, दूर जा रहा है। अरे डॉट 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 का मतलब कि अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, ऐसे समझिए कि वो दूर जा रहा है। और ये सॉलिड है तो वो इसकी तरफ, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, याद रखने का तरीका है ये, है ना, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और टूवर्ड्स द, क्लियर। तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जिसका किसका, मीथेन का। वो न्यूमन प्रोजेक्शन, सोहार्स प्रोजेक्शन, और ये सब प्रोजेक्शन तो अभी आइसोमेरिज्म में आप लोग पढ़ेंगे, इसमें है ना, आपके सिलेबस में है। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जब, तो उसमें आएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब उसकी, तो उसमें पढ़ेंगे आप, है न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, सोहार्स, है ना, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आप, आएगा अभी। ठीक है ना, क्लियर, वहां काम आएगा अभी आपका। ठीक है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है, ये जानना चाहिए 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला अब हम बात करते हैं, आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दें, फिर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें। कि पहले आईयूपीएसी कल करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात। आज आपको जितना अभी तक पढ़ाया है
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रहे हैं हम आपको, ठीक है, उनको सॉल्व करिए। हैं? एक चीज और बता दीजिए हमें, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या डिफरेंस होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड में? बहुत मेन डिफरेंस बताइएगा, बाकी दुनिया भर की चीजों की जरूरत नहीं है। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन हैं? सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन सिंगल हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल की एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं बन सकता क्या? बन सकता तो फिर ये क्यों कह रहे हो? सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लिखा पाई बॉन्ड नहीं बन सकता ना हाइब्रिड ऑर्बिटल। नहीं हम आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। सिंगल पाई बॉन्ड अकेले नहीं बन सकता, तो उसके पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। चलिए ये बात हमने मान ली कि सिग्मा पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेगा, अकेले पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। चलिए ये बात ठीक है। और तो सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है? यस, ऑर्बिटल्स के हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप करती है। चाहे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो दोनों, चाहे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो, चाहे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो। ध्यान रखिए, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या कंडीशन है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो हेड ऑन ओवरलैप करेंगी, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगी। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी हो सकती हैं, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हो सकती हैं, एक हाइब्रिड एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकती है, ठीक है ना? क्लियर? लेकिन सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ही बनेगा। पाई बॉन्ड पार्श्वीय अतिव्यापन लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। क्लियर? यस। सिग्मा बॉन्ड के साथ ही पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, पहले सिग्मा बनेगा तभी पाई बनेगा, ठीक है ना? यस। एक और पॉइंट बताइए डिफरेंस इसमें, कि सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन पाई बॉन्ड के चारों तरफ रोटेशन नहीं संभव नहीं है, ठीक है ना? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर? यस। ठीक है। अब क्वेश्चंस देते हैं, हम क्वेश्चन देते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप। सबसे सिंपल एल्केन सबसे सिंपल एल्केन लिखिए जिसमें, या लिखिए जो कि पहला पॉइंट केवल प्राइमरी कार्बन रखता हो, केवल प्राइमरी कार्बन रखता हो। पॉइंट बी, दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसी में कई पार्ट हैं। जो केवल सेकेंडरी कार्बन रखता हो, तीसरा जो प्राइमरी तथा टर्सरी कार्बन रखता हो, केवल प्राइमरी और टर्सरी, जो केवल प्राइमरी तथा टर्सरी कार्बन रखता हो। फिर चौथा लिखिए, जो केवल प्राइमरी तथा क्वाटरनरी कार्बन रखता हो। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हमने पूछा है राइट द सिंपलेस्ट एल्केन हैविंग, नंबर 1 ओनली क्या प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, है ना? फिर दूसरा हैविंग ओनली
सेकेंडरी कार्बन, या इसी को क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। सी ओनली हैविंग ओनली कौन सा प्राइमरी एंड टर्शरी कार्बन। और चौथा हैविंग ओनली प्राइमरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। आपको ऐसा सिंपलेस्ट एल्केन लिखना है जिसमें केवल प्राइमरी कार्बन हो, फिर ऐसा एल्केन भी लिखना है जिसमें केवल सेकेंडरी हो। अब ये संभव है कि नहीं, हो सकता कोई एल्केन ऐसा इसमें लिख दिया हो, हमने क्वेश्चन दे दिया जो संभव ही ना हो, ठीक है ना, तो उसमें आप लिखिए नॉट पॉसिबल। है पॉसिबल तो लिखिए, नहीं है तो लिख दीजिए कि संभव नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसका सभी का आंसर अब करना है आपको। बताइए क्या लिखा आपने पहले का आंसर, ऐसे एल्केन का क्या फॉर्मूला लिखा आपने, उसका बताइए जरा सा, कि जिसमें केवल प्राइमरी है, यानी कि CH3 हाँ ये प्राइमरी। यस इसमें केवल ऐसा एल्केन है ये, और इसमें केवल प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, राइट। इसका आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन मतलब दिस इज नॉट एल्केन, दिस इज नॉट एल्केन, दिस इज साइक्लोएल्केन। क्या है? साइक्लोएल्केन। हमने किसकी बात की? एल्केन की बात की, नॉट है ना। सिंपल एल्केन, सिंपलेस्ट एल्केन की बात करी है हमने, है ना, साइक्लोएल्केन की बात नहीं करी है। तो अगर ये आता है तो आपको इसमें लिखेंगे कि संभव नहीं है, कोई नहीं है, मतलब ये कि ऐसा कोई एल्केन नहीं है जिसमें केवल सेकेंडरी कार्बन। ठीक है ना, साइक्लोएल्केन तो है, साइक्लोएल्केन है, लेकिन एल्केन की हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि साइक्लोएल्केन की। ठीक, चलिए फिर प्राइमरी और टर्सरी वाला बताइए, जिसमें केवल प्राइमरी और टर्सरी हो। 3 कार्बन के आप बोलिए, हम लिखते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर CH। तो ये जो एल्केन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन है, और इसमें ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। करेक्ट। फिर आ जाइए ऐसा एल्केन जिसमें केवल प्राइमरी और क्वाटरनरी, इसी में एक और एक नीचे लगा देंगे तो ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। अब एक चीज और इसमें हम ऐड कर देते हैं। आप क्या करिए कि इनको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में चेंज करिए सभी को। अरे इसको तो हमने चलो साइक्लोएल्केन पे लिख दिया है, साइक्लोप्रोपेन को, और ये वाले को, और इसका एक और बनाया ना आपने C, यही है ना। इनकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइए, इनकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइए। बन गई। चलिए इसको कैसे बनाया आपने? एक लाइन ऐसे सीखिए। चलिए दूसरे वाले का बताइए, ये वाले C वाले को ऐसे बना के एक ट्राई यूं, फिर यूं, उसके ऊपर एक डी यहाँ पर क्या लिखें? ऐसे कर दें तो ऐसे ना, तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये, 4 कार्बन होगा इसमें, नहीं हो गए हैं? चलिए इसका यूं, यूं
और बस सब बीच वाले से नीचे वाले से और इसको ऊपर से ये कर दिया, ये कर दिया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हो गया बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। सही है, ठीक से स्क्वायर प्लेन में कैसे सकते हैं? है। स्क्वायर प्लेन में कैसे सकते हैं? स्क्वायर ज्योमेट्री तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन से तय होगी ना, ऐसे बना देने से स्क्वायर कर देंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके शेप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। हमने पढ़ाया था अभी इसमें फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और लुईस स्ट्रक्चर के रूप में कर सकते हैं व्यक्त रिप्रेजेंट, और कंडेंस्ड फार्मूला के रूप में कर सकते हैं, पार्शियल कंडेंस्ड के रूप में कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है ना क्यों भाई? तो उसका बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें शेप की तो बात आएगी, हाइब्रिडाइजेशन तय करेगा ना इसका शेप क्या होगा। ठीक है क्यों भाई? चलिए अगला क्वेश्चन दें आपको। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कल बताएंगे आप, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। ये और ये कौन उनके अमीन की डिग्री बताइए। ये अमीन लिखे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, इनकी डिग्री बताना है आपको। बोलो। सेकेंडरी अमीन 2 डिग्री अमीन। अच्छा ये 2 डिग्री अमीन, ये 3 बोलो 3 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन। यस। अच्छा और ये अब इसको बताना ये कौन सा अल्कोहल है? फिनॉल। अल्कोहल नहीं है। अच्छा ये 2 डिग्री अल्कोहल है पांडे जी की नहीं? ये 2 डिग्री नहीं है, वो तो फिनॉल है और ये अल्कोहल है, ये भी नहीं है, ये है अल्कोहल। ठीक है ना, है कि नहीं अल्कोहल? है, क्यों है और ये क्यों नहीं है? ये अल्कोहल से फिनॉल है सर, क्योंकि सब OH उसमें डायरेक्टली कार्बन से अटैच नहीं है। क्या? मतलब जो OH ग्रुप है हाँ। वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है। इसमें उसमें भी डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन बेंजीन नहीं है। बेंजीन नहीं है ना, नहीं है। ठीक, इसलिए ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, क्या? अरे भाई ये जो OH ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा ना, इस कार्बन से जुड़ा है ना, इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2
है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा है वो अन्य दो कार्बन से जुड़ा है ना, तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है OH ग्रुप, तो सेकेंडरी एल्कोहल होगा ना, ये 2 डिग्री एल्कोहल नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, फाइंड द 2 डिग्री टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन in this molecule. Find the 2 degree hydrogens, 2 degree hydrogens, ये निकालना है इसमें, या सेकेंडरी हाइड्रोजन भी कह सकते हैं इसको, है ना, हाइड्रोजन्स, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स की संख्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ कितने इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन है इस स्पीशीज में, कुल कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं ये बताना है। क्यों भाई, कितने हैं? 7। एक बच्चे का आंसर है कि 7 होना चाहिए, बाकी लोग भी इसी से सहमत हैं? हाँ सोच लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पहचान समझ में आ रहा है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये करिए, ये बॉन्ड कर लिया यहाँ, ये बॉन्ड इसी से ये बॉन्ड, ठीक है। जहां ये पॉइंट है वहां कार्बन लिख लीजिए, कार्बन यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। इससे क्या जुड़ा है? Br। इससे क्या जुड़ेगा? कार्बन की वैलेंसी यहाँ कितनी है? 3। ये क्या जुड़ जाएगा? H। इससे भी H। यहाँ पर 2 3 4 कंप्लीट, 2 3 4, इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली, और इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी भी। और ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी की टर्सरी। 1 2 3 ये टर्सरी है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी। ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसी को तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहोगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कहोगे। तो 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक इससे हो गया, एक इससे हो गया, 3 4 5 6 7। आपका आंसर सही था, 7। क्लियर? सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या कुल कितनी है इसमें? 7 है। क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, है ना। सेकेंडरी कार्बन से यानी कि 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे हम 2 डिग्री हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर बना के आप देख लीजिए कि सेकेंडरी कार्बन कौन कितने हैं और किससे हाइड्रोजन जुड़े हैं कितने, काउंट कर लीजिए। ठीक, अब आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। write the shape of each of the molecule. Write the shape of each of the molecule.
राइट द शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में लिखिए, पहला मॉलिक्यूल लिखिए CH2O, ऐसे लिख लो। पहला लिखिए H2C डबल बॉन्ड O। दूसरा लिखिए CH3F। तीसरा लिखिए CH3 कर लीजिए, CH3CN। ऐसा करिए HCN कर दीजिए। क्यों HCN कर दीजिए, ये तो आसान। ये करिए HCN, ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है HCN। ये 3 मॉलिक्यूल हैं, इनके शेप बताने हैं आपको। शेप क्या होंगे? हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन पता है तो शेप पता लग जाएगा आपको, है ना। चलिए अब बताइए। डिसाइड करिए। तो IUPAC बताएंगे कल, और आपको जो एक्सरसाइज और बची है वो बाद में देखेंगे, हैं। इसका हाइब्रिडेशन निकालो, कैसे निकालोगे? इसी का क्यों निकाल रहे? सेंट्रल एटम यही है, इसी से ऑक्सीजन जुड़ा है, इसी से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं। सेंट्रल एटम यही है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। क्लियर? कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड ये है और 2 हाइड्रोजन, एक सिग्मा ये पाई, और 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा ये 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर हमने कहा था, अगर कार्बन एटम पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास फिर लोन पेयर नहीं होंगे। कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर ये मान के चलिए कि उस पर लोन पेयर 0, ठीक है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन है तो समझो लोन पेयर 0। चलिए अब एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो फिर 3 अगर आ रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या तो sp2 हाइब्रिडेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए इसका क्या हो जाएगा? इसमें सेंट्रल एटम इज कार्बन कितनी बना रहा है? इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। sp3 हाइब्रिडेशन है तो टेट्राहेड्रल। क्यों भाई? इसमें देखिए सेंट्रल एटम यही होगा, एक सिग्मा बॉन्ड से ये जुड़ा है, एक सिग्मा 2 पाई हाइब्रिडेशन sp, और sp है तो लीनियर, ठीक है ना। तो आपने शेप बता दिए सब, क्लियर। चलिए अब कल देखते हैं, कल से IUPAC चलेगा।